जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसा आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हमने पिछली क्लास में साइंस में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दर्पण में कैसे परावर्तन होता है, दर्पण से चित्र कैसे बनता है, गोली दर्पण क्या होता है, उनकी कुछ जो परिभाषाएं थी वो देखी थी हमने पिछली क्लास में। और क्या देखा था, और उनके अवतल और उत्तल मिरर के उपयोग देखे थे। अब हम आगे की जो क्लास है अभी जो मैं रनिंग में चला रहा हूँ उसमें मैं आपको भी बताऊंगा कि आयताकार कांच की स्लैब से कैसे अपवर्तन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को आना चाहिए। और जो बच्चे 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको विशेष तौर भी आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हर बार होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि जब कोई प्रकाश किरण सेकंड माध्यम में विरल माध्यम प्रेस करती है तो वो उसका व्यवहार कैसा होता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, अब की बार ही पूछा जाएगा। और एक ये आयताकार कांच की स्लैब से किस प्रकार अपवर्तन होता है जो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ, तो इसको स्किप मत करना। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहना, क्लास को पूरा देखना, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। ये अगर एग्जाम में आ गया तो 4 नंबर का आएगा, और 4 नंबर आपको छोड़ने नहीं है। जो एक टॉपर होता है उसके लिए एक एक नंबर मायने रखता है, चाहे वो कोई भी हो। नहीं तो मतलब अगर हर एक नंबर से 0.17% बनते हैं, जैसे मेरे 10th में 90.83 मार्क्स आए, और मेरे अगर एक नंबर और आ जाता तो मेरे 91 मार्क्स हो जाते, लेकिन वो नहीं आए। तो इसकी एक एक नंबर की कीमत उनसे पूछो जो एक नंबर से सेकंड डिवीजन में रह गया हो, ठीक है, या फिर एक नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चैप्टर समझ में आना चाहिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये समझना। तो देखो आयताकार कांच की स्लैब से किस प्रकार अपवर्तन होता है। ओके, तो आयताकार स्लैब क्या होती है, जैसे आपने वो इक्विलिब्रियम वगैरह देखा होगा कि एक आयताकार स्लैब है। स्लैब मतलब ये आयताकार एक कोई बॉक्स लिया है हमने, आयताकार आयत की आकृति का है, और इसको अपने नाम दे दिया ए बी सी और डी। एक हमारे पास एक कांच की आयताकार पारदर्शी स्लैब है ABCD, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ उनको ध्यान से पढ़ना, तभी आपको ये समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ जाता है कि इसका वर्णन कीजिए। ये जो आयताकार कांच की स्लैब जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे, ये किस प्रकार कार्य करता है इसका वर्णन कीजिए। तो इसका वर्णन करना आपको आना चाहिए। तो मैंने सर्वप्रथम क्या किया है, हमने एक ABCD पारदर्शी कांच की आयताकार स्लैब ली, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक प्रकाश की किरण आपतित करवाई, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक प्रकाश की जो टॉर्च वगैरह ली और उसे इस पे प्रकाश डाला, ठीक है। तो ये जो किरण है वो क्या करेगी, ये एक मैंने बना दिया अभिलंब खींच दिया। तो ये क्या करेगी किरण, ये किरण क्या करेगी, ये सीधी जाने की बजाय, मतलब इसको जाना तो ऐसे था, अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये ऐसे जाती, लेकिन ये स्लैब होने के कारण ये क्या की किरण ने क्या किया, ये थोड़ी झुक गई अपने मार्ग से, विचलित हो गई, ठीक है। ये मतलब ये जो मैंने लाल कलर से दर्शाया है इस प्रकार न जाके यह इस जो अभिलंब मैंने खींचा है ये रेड कलर वाला, इसकी ओर झुक गई, ठीक है। और जब ये किरण इस जो ये मैंने बनाया है स्लैब, इससे जब ये बाहर गई तो मैंने एक और अभिलंब खींचा, तो जब ये किरण इससे बाहर गई, ये जो स्लैब मैंने बनाया है इससे जब ये किरण बाहर गई तो इसने क्या किया, ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, ठीक है। ये मैंने कोई किरण डाली और ये अभिलंब से दूर हट गई। तो जैसे आपको ये बस ये चित्र है, ये चित्र ही आपको समझना है, और ये चित्र आते ही आपके 3 या 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। तो आपको ये चित्र समझना है। मैंने क्या किया, मैंने एक ABCD आयताकार कांच की स्लैब ली, फिर उसके ऊपर मैंने क्या किया, MN प्रकाश की किरण आपतित करवाई, कांच की जो AB सरफेस है उसके ऊपर MN जो प्रकाश की किरण आपतित कराई। तो ये जब मैंने MN प्रकाश की किरण आपतित करवाई तो ये जो रे है MN वो ये आपतित रे है। तो ये जो आपतित रे है, आपतित किरण है, वो क्या की, ये अभिलंब PQ मैंने जो खींचा है इसकी ओर झुक गई, ठीक है, उसके पास आ गई। मतलब ये किरण निकल रही थी, ऐसे जाना था इसको, ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे हो गई। ये जो मैंने पेन दिखा रहा हूँ ये ऐसे हो गई, ऐसे जाना था इसको, लेकिन ये ऐसे हो गई, ठीक है। मतलब ये अभिलंब की ओर झुक गई, और अभिलंब की ओर झुकने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुई, अपवर्तित किरण प्राप्त हुई। और अपवर्तित किरण कौन सी प्राप्त हुई, NO प्राप्त हुई, ठीक है। और जब ये किरण मतलब बाहर निकली, स्लैब से बाहर निकली, तो इसने क्या किया, ये जो दूसरा अभिलंब है P' Q', इससे क्या हुई, ये दूर हटी, इससे मतलब पीछे हटी, तो हमें क्या किरण प्राप्त हुई, OP रे प्राप्त हुई। और इस रे को हमने क्या नाम दिया, निर्गत किरण नाम दिया, ठीक है। और ये अगर परावर्तन नहीं होता, ये जो स्लैब है यहाँ पे नहीं रखी होती, तो हमें
ओ किरण प्राप्त होती जो मतलब बिना आयताकार कांच की स्लेब से प्राप्त होती। तो ये जो माध्यम हमारे पास बाहर है कांच की स्लेब से बाहर, ये कौन सा माध्यम है? ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी मतलब हवा वगैरह सब कुछ है और एकदम नॉर्मल मीडियम है, ठीक है। तो ये नॉर्मल माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो आपको व्याख्या करनी है, क्वेश्चन भी आपकी किताब का एक क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो ये जिस बच्चे को ये स्लेब समझ में आ गया कि हमने पहले M1 किरण आपतित करवाई तो यह AB पृष्ठ से होकर NO प्राप्त हुई जो अभिलंब PQ की ओर झुक गई, ठीक है। और आपको पता है कांच का जो स्लेब होता है वो सघन माध्यम की तरह व्यवहार करता है। सघन माध्यम मतलब वहाँ पे हवा वगैरह नहीं होती और एकदम यह सघन होता है। और ये जब किरण बाहर निकली तो हमें OP किरण निर्गत प्राप्त हुई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोण I बना है और ये कोण अपवर्तित, ये आपतित कोण है, ये अपवर्तित कोण है, ठीक है। तो आपको बताने कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब PQ की तरफ झुकती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से वापस विरल माध्यम में जाती है तो ये विलंब से क्या होती है? दूर हटती है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है, ये देखो यहाँ से एकदम पास पास बन रही है और यहाँ पे काफी दूर बन रही है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुकती है, और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से क्या होती है? दूर हटती है। ये चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए, और मैंने आपको पिछली क्लास में बोला भी था कि मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके मेरे से मैं आपको क्लास में ही याद कराने की कोशिश करूँगा। तो आप जुड़े रहे, अपने साथियों को बताएं कि सर ठीक पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और मैंने आपको पिछली बार ही बोला था कि आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है XYZ, आपकी जो 10th की 6 सब्जेक्ट दे रखी है, 12th की 5 सब्जेक्ट दे रखी है, और इसके अलावा भी आप कंपटीशन का पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें ताकि हम उस पर इम्प्लीमेंट कर सके। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो वैसे ठीक है, लेकिन आपको फिर भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ भी XYZ, तो आप कमेंट में डालिए ताकि हम उस पर काम करें। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये अपवर्तन हो गया, ये जो मैंने आपको एक आयताकार कांच की स्लेब से बता दिया कि कैसे कैसे अपवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम क्या है, ये देखो, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाला एक अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक नियम तो यह याद रख लेना, आपतित किरण निश्चित माध्यम निश्चित रंगों में ऐसे वगैरह है इसमें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। आपको याद रखना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं, तथा आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन I अपॉन साइन R। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? हमेशा स्थिर रहता है। और यही कौन सा नियम है? यही स्नेल का नियम भी यही है। ये जो मैंने लिखा है ना कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये इस बार एग्जाम में छपेगा भाई, लिखा के ले लेना, स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम भी यही है कि जब हम किसी आयताकार कांच की स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, और यही स्नेल का नियम कहलाता है। आपको ये लर्न करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, पता होना चाहिए आपको। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब जो दोनों माध्यमों को पृथक करता है वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नियम आपको याद करनी है, अब की बार एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है इसकी। और नेक्स्ट एक चीज़ मैं और बता रहा था आपको, वो क्या थी कि ये जो माध्यम में जो अपूर्णांक निकालने का एक सूत्र है, तो कोई भी माध्यम हो, ये स्मॉल nm होता है, m का मतलब होता है मीडियम, तो nm मतलब माध्यम का अपूर्णांक क्या होता है? प्रकाश का वेग अपॉन वेलोसिटी। ये सूत्र आपको याद लिख लेना है कि nm इक्वल टू c अपॉन v, ये प्रकाश का वेग और v क्या है? किसी भी माध्यम का वेग है। सापेक्ष तो निकालते हैं अपन, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये प्रकाश का वेग है, ये भी लर्न कर लेना आपको, ठीक है। क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ओके।
ये आपको याद रखना है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी आने वाले टाइम पे हम कुछ और आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। अभी गोले दर्पण का जो प्रावर्तन जो मैंने स्किप कर दिया वो अभी मैं अगली क्लास में डाल दूंगा उसको, और जो भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अंकित क्वेश्चन है, उदाहरण वगैरह है, उसको भी मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, कोई भी उदाहरण वगैरह किसी चीज़ में भी आपको दिक्कत हो तो बेझिझक आप क्लास में, मेरे को पता है सवाल नहीं कर सकते टीचर से, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी टोकने वाला नहीं है। आपको जो भी डाउट हो, जो भी डाउट बने वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। और भाई अच्छे से पढ़ाई किया करो, ठीक है। कोई लोग बोलते हैं ना आपको गाँव में, मोहल्ले में, शहर में कि परसेंटों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इनसे। भाई सब कुछ होता है। जिन बच्चे के खुद के परसेंट नहीं होते सिर्फ वही ये ज्ञान देते हैं, जिन बच्चों के खुद के परसेंट नहीं होते सिर्फ वही ये ज्ञान देते हैं कि भाई परसेंटों से कुछ नहीं होता। ठीक है, जिनके वास्तव में परसेंट होते हैं उनसे पूछना कि परसेंटों से क्या होता है। भाई एक तो कॉन्फिडेंस ब्यूट होता है इससे, ठीक है। वो बंदा हर जगह अच्छा करने की सोचता है, वो सोचता है कि मेरे 10th में अच्छे है तो मैं 12th में भी अच्छा करूंगा, और मेरे 12th में अच्छे है तो मैं आगे भी कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। ठीक है, वो बड़ी सोच रखता है, ये छोटे मोटे काम नहीं करता। तो भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स बनाओ, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपनी मम्मी का नाम रोशन करो, पापा का नाम रोशन करो। ठीक है, धन्यवाद।